हमारी कहानी एक आदमी के बारे में है जिसका नाम माइकल है। शुरुआत में वो एक खुले मैदान में आकाश में सुंदर रंग देख रहा होता है। अचानक उसे गोली चलने की आवाज आती है और तभी माइकल जाग जाता है। इसका मतलब है कि ये सब एक सपना था। उसी रात माइकल एक कैसीनो में जाता है जहां वो 3 महीने से काम कर रहा है। माइकल ने इन 3 महीनों में कैसीनो का पूरा नक्शा और हर कैमरे की जगह को अच्छी तरह से जान लिया है। उसने सभी कर्मचारियों से दोस्ती कर ली है क्योंकि वो उनकी पसंद और उनके डेली रूटीन्स को जानता है। वो रेगुलर कस्टमर से भी काफी परिचित हो गया है। एक अच्छा कर्मचारी होने के नाते उसे वीआईपी क्लाइंट को भी सेवा देने का मौका मिलता है और कभी कभी उसे गुप्त जानकारी भी सुनने को मिलती है। अपनी शिफ्ट खत्म होने के बाद माइकल अपने चेहरे पर लगाए गए नकली अंगों को उतार देता है ताकि उसकी पहचान सुरक्षित रहे। हमें पता चलता है कि वो एक ठग है और वो कैसीनो में अंदर की जानकारी निकालने के लिए काम कर रहा था। उसने कई मशीनों और टेबलों में छोटे छोटे गुप्त गैजेट्स भी लगाए थे। 3 महीने की कड़ी मेहनत के बाद माइकल आखिर में पैसे जीतने के लिए तैयार है। एक अलग भेष में माइकल कैसीनो में घुसता है और अपने फोन का इस्तेमाल करके एक छिपा हुआ गैजेट चालू करता है जिससे शफलिंग मशीन से कार्ड्स बाहर निकल जाते हैं। फिर वो एक टेबल पर जाता है जहां वो अपने मैग्नेटिक डाइस का इस्तेमाल करके जीतता है क्योंकि उसने पहले ही एक बटन लगा दिया था जिससे वो डाइस का नंबर बदल सकता था। इसके बाद वो एक वीआईपी क्लाइंट के कमरे में घुसता है जो सो रहा होता है क्योंकि माइकल ने अपनी शिफ्ट के दौरान उसके ड्रिंक में नींद की दवा मिला दी थी। कार्ड्स के साथ उसने जो गड़बड़ की थी उसके बाद वीआईपी खिलाड़ियों को एक प्राइवेट रूम में ले जाया जाएगा, इसलिए माइकल उस आदमी का गोल्ड पास और उसे फैंसी कपड़े चुरा लेता है। अब माइकल तेजी से लिफ्ट की तरफ भागता है और कंट्रोल पैनल में अपनी खुद की एक चिप डाल देता है। जब नए कार्ड ले जा रहा कर्मचारी उसे ढूंढ लेता है तो माइकल खो जाने का नाटक करता है और एक वीआईपी के रूप में उसके खिलाफ शिकायत दर्ज करने को कहता है। इसलिए कर्मचारी उसे लिफ्ट में सही मंजिल पर ले जाने के लिए मान जाता है। फिर माइकल अपने फोन का दोबारा इस्तेमाल करके लिफ्ट को रोक देता है और लाइटें बंद कर देता है। जब कर्मचारी मदद मांगने की कोशिश करता है, माइकल नए कार्ड के बक्से को अपने खुद के बक्से से बदल देता है जिसे उसने पहले ही वहां छिपा दिया था। आखिर में माइकल सब कुछ फिर से चालू करता है और अंत में वीआईपी कमरे में घुसता है जहां वो एलेक्स के साथ मेन टेबल पर बैठता है। माइकल स्पेशल सनग्लासेस भी पहनता है जिससे वो उन कार्ड पर नंबर देख सकता है जो उसने अंदर आने से पहले लिफ्ट में कार्ड बदले थे। जब खेल शुरू होता है तो वो ये सुनिश्चित करता है कि हर राउंड में न जीते ताकि किसी को शक न हो और दूसरे खिलाड़ी अधिक दांव लगाएं। अचानक माइकल के कार्ड उसके ध्यान दिए बिना बदल जाते हैं और वो अब तक जीते गए सारे पैसे दांव पर लगा देता है। दूसरे खिलाड़ी भी ऐसा ही करते हैं और माइकल खुश महसूस करता है। हालांकि वो ये देखकर हैरान रह जाता है कि वो वास्तव में हार रहा है क्योंकि उसके नंबर वो नहीं है। तीसरा खिलाड़ी एलेक्स सारे पैसे जीत जाता है और उन्हें रखने के लिए खेल छोड़ देता है। शक होने पर माइकल कॉरिडोर में एलेक्स के पीछे जाता है और उससे पैसों वाला सूटकेस ले लेता है, लेकिन उसमें केवल रैंडम कागज मिलते हैं। अचानक लाइटें झिलमिलाती हैं और उस आदमी का चेहरा बदल जाता है जिससे पता चलता है कि वो एलेक्स नहीं था और माइकल ने गलत आदमी का पीछा किया था। उसी पल गार्ड आ जाते हैं और माइकल को पकड़ लेते हैं जबकि वो एलेक्स को किसी का ध्यान पड़े बिना भागते हुए देखता है। माइकल को फिर एक स्टोरेज रूम में एक कुर्सी से बांध दिया जाता है और एक गार्ड उसे मुक्का मारता है। इससे पहले कि कैसीनो का मालिक विक्टर पैसों के बारे में पूछता है। जब माइकल एक वीआईपी ग्राहक के रूप में व्यवहार करने की कोशिश करता है तो उसे फिर से मुक्का मारा जाता है, इसलिए वो ये समझाने की कोशिश करता है कि किसी और ठग ने पैसे ले लिए हैं। विक्टर उस पर विश्वास नहीं करता और उसे पैसे वापस लाने के लिए 1 सप्ताह का समय देता है या फिर भयानक परिणाम होंगे। इसके बाद माइकल एक प्लेन कैसीनो में जाता है जो कहीं दूर एक सुनसान जगह पर है जहां गार्ड उसे बंदूक की नोक पर रखते हैं। हालांकि जब उनका मालिक लियोन माइकल का एक पुराने दोस्त के रूप में स्वागत करता है तो गार्ड पीछे हट जाते हैं। जब वे कुछ ड्रिंक्स शेयर करते हैं तो माइकल को एक हार दिखाई देता है जिस पर एक ऐसा सिंबल बना है जो एलेक्स के टैटू से मिलता है। वह उसका मीनिंग पूछता है। फिर लियोन बताता है कि मनोवैज्ञानिक और चुड़ैल जैसे लोग होते हैं जो अपनी चेतना कॉन्शियसनेस में गोता लगाने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं, जो एक विशेष कमरे की तरह होता है जहां उन्हें एक अलौकिक गतिविधि करने की अनुमति होती है। एलेक्स के मामले में ऐसा लगता है कि उसके पास उन चीजों को बदलने की शक्ति है जो दूसरे लोग देखते हैं। एक किताब का उपयोग करते हुए जिसमें लेजेंड का प्रतिनिधित्व करने वाले चित्र हैं, ऑल्टरनेट यूनिवर्स के समान है जो आपको अनंत संभावनाओं और मानव जाति के सभी संचित ज्ञान तक पहुंच प्रदान करता है। सामान्य लोग भी इस जगह में प्रवेश कर सकते हैं, लेकिन वे एक विशेष तावीज के बिना बाहर नहीं निकल सकते जो एक कंपास के रूप में काम करता है। माइकल हंसता है क्योंकि उसे इनमें से किसी पर विश्वास नहीं है और लियोन गुस्सा हो जाता है, इसलिए वो माइकल को उन लोगों की सूची वाली किताब देता है जिनके पास शक्तियां हैं और उसे एलेक्स को अकेले ढूंढने के लिए कहता है। अगले दिन एलेक्स गॉर्डन से मिलता है और उसे पैसे देता है। फिर गॉर्डन बताता है कि उसके पास एक कंपास है और एलेक्स से पूछता है कि जादुई दरवाजे का उपयोग कैसे करें।
हालांकि एलेक्स मना कर देता है, ये समझाते हुए कि उसे गॉर्डन के साथ काम करना पसंद है और वो उसे वहां खोना नहीं चाहेगा। गॉर्डन को एक ऐसे साथी की जरूरत होगी जिस पर वो भरोसा कर सके, उसे रास्ता दिखाने में मदद करने के लिए। वो लियोन से सूची में मौजूद लोगों के बारे में पूछता है और लियोन कसम खाता है कि वे असली हैं क्योंकि उसने खुद उनकी शक्तियां देखी हैं। इससे उसे एक विचार आता है, वो कैसीनो को हराने के लिए शक्तियों वाले लोगों को काम पर रखकर पैसे प्राप्त कर सकता है। सबसे पहले एरिक है, एक अमीर बच्चा जिसके पास टेलीकिनेसिस की शक्ति है, जो काम नहीं करना चाहता। फिर टोनी है, एक टैक्सी ड्राइवर जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को कंट्रोल कर सकता है। आमतौर पर वो केवल छोटी मोटी चीजों से छेड़छाड़ करता है, जैसे मीटर को तेजी से चलाना, ट्रैफिक लाइट बदलना या पुलिस कार सायरन चालू करना। माइकल उन दोनों से मिलता है और आसानी से उन्हें एक स्पेशल टीम में शामिल होने के लिए मना लेता है ताकि उन्हें ढेर सारा पैसा मिल सके। इसके बाद केविन है, एक हिप्नोटिस्ट जिसके माता पिता ने उसे एक मेंटल इंस्टीट्यूशन में भेज दिया था। डॉक्टर उसके साथ बहुत पैसे कमाते हैं क्योंकि वो लोगों को उनके डिप्रेशन को ठीक करने के लिए प्रोग्राम्स करता है। माइकल उससे संस्था में मिलता है और उसे अपने साथ भागने के लिए मना लेता है। जब एक नर्स उन्हें देखती है और उनका पीछा करने की कोशिश करती है तो एरिक दूसरे मरीजों को बेहतर रहने की स्थिति की मांग करते हुए विरोध शुरू करवाकर ध्यान भटकाता है। जब मरीज नर्सों का रास्ता ब्लॉक कर देते हैं तो टोनी अपनी शक्ति का उपयोग करके एक एम्बुलेंस चुराता है और क्रॉसिंग गेट खोल देता है, जिससे समूह भाग निकलता है। अगले दिन वे कैसीनो में धोखा देने के लिए अपनी शक्तियों का उपयोग कैसे करें और चुपचाप बात करने के लिए कौन से हाव भाव का उपयोग करें, इसका प्रैक्टिस करते हैं। एरिक अपनी टेक्नोलॉजी का उपयोग डाइस को हिलाने के लिए करेगा और उसके सबकॉन्शियस स्पेस में वो पासे को मैन्युअल रूप से हिलाता हुआ दिखाई देता है। केविन अन्य खिलाड़ियों या कर्मचारियों को हिप्नोटाइज करेगा और उसका अवचेतन स्थान उसे एक बर्फ की मूर्ति में हेरफेर करते हुए दिखाता है। अंत में टोनी को कैमरों से निपटना होगा। जब वो अपनी शक्ति का उपयोग करता है तो उसका अवचेतन स्थान एक तूफान जैसा दिखाई देता है, जिसमें चिप्स उसके चारों ओर तैरते रहते हैं। वे लियोन के लोगों के साथ कुछ खेल खेलते हैं और शुरुआत में ये अच्छा चलता है, लेकिन जल्द ही ये गड़बड़ हो जाता है। जबकि केविन गलती से एक कर्मचारी को अंधा कर देता है, लियोन का एक कस्टमर हारने पर घबरा जाता है और अपनी बंदूक निकाल लेता है। टोनी डर जाता है और गलती से कैमरे को शॉर्ट सर्किट्स कर देता है। माइकल गुस्से में कस्टमर को पकड़ने के लिए दौड़ता है और उसे शांत करता है, इससे पहले कि वो ये तय करे कि उन्हें बातचीत करने के लिए एक बेहतर तरीका की आवश्यकता होगी। अगले दिन माइकल एक अंतिम संस्कार में शामिल होता है, जहां उदास महिलाओं का एक समूह वेरोनिका को परेशान कर रहा होता है, उससे मदद के लिए भीख मांग रहा होता है। अचानक पास में एक कार पार्क होती है और काले कपड़े पहने कुछ आदमी बाहर आते हैं। डरी हुई वेरोनिका भाग जाती है और इस प्रक्रिया में अपने हेडफोन गिरा देती है, इसलिए माइकल उन्हें उठा लेता है। जब रहस्यमय आदमियों की दूसरी कार आती है तो वेरोनिका एक सुनसान इमारत के अंदर छिप जाती है और आदमियों के जाने का इंतजार करती है। फिर माइकल उसे हेडफोन वापस देता है, ये कहते हुए कि वो उन आदमियों में से नहीं है। वेरोनिका बिना कुछ कहे जाने की कोशिश करती है, इसलिए माइकल उससे कुछ सवाल पूछने के लिए उसके पीछे जाता है। हालांकि वेरोनिका मन पढ़ सकती है और कहती है कि वो उसकी योजना में दिलचस्पी नहीं रखती है। उसी पल उन आदमियों में से एक उन्हें ढूंढ लेता है और माइकल उसे रोके रखता है, जबकि वेरोनिका भाग जाती है। बाकी आदमी उसे एक गली में घेर लेते हैं। हालांकि माइकल छत पर दिखाई देता है और उसे भागने में मदद करता है। अगले दिन गॉर्डन अपने ट्रेनिंग को शुरू करने के लिए एलेक्स के इंस्ट्रक्शंस का पालन करता है। एक हाइप्नोटिस्ट उसे ढूंढ लेता है और जल्दी से उसे सबकॉन्शियस की दुनिया में भेज देता है, जहां अब गॉर्डन के पास किसी भी व्यक्ति को नियंत्रित करने की शक्ति है जिसे वो चाहता है। जब गॉर्डन जमीन पर बेहोश होता है तो वो एक स्ट्रीट पेंटर को एक प्रसिद्ध पेंटिंग की कॉपी बनाने के लिए मजबूर करता है। फिर गॉर्डन एक म्यूजियम एम्प्लॉय को नियंत्रित करता है और उससे नकली पेंटिंग को असली पेंटिंग से बदलवाता है, जिसे दूसरे म्यूजियम में ट्रांसफर किया जाने वाला था। जब नकली पेंटिंग एक वैन में ले जाई जाती है तो गॉर्डन जाग जाता है और असली रियल फेमस आर्ट को कंफ्यूज्ड पेंटर से केवल कुछ रुपए में खरीद लेता है। उसके द्वारा नियंत्रित किए गए किसी भी व्यक्ति को याद नहीं रहता कि क्या हुआ। माइकल से वापस वो वेरोनिका को बाकी समूह से परिचित कराता है, ये बताते हुए कि वो विचारों को पढ़ और प्रसारित कर सकती है। जब वे खेलेंगे तो वो माइकल के इंस्ट्रक्शंस को दूसरों तक पहुंचाएगी। अभ्यास करने के लिए माइकल उसे अपने सबकॉन्शियस स्पेस में प्रवेश करने के लिए कहता है, जो एक बहुत ही अजीब जंगल जैसा दिखता है। फिर वो एरिक के शहर की बड़ी घंटी को हिलाने के बारे में सोचता है तो वेरोनिका वो संदेश एरिक के दिमाग तक पहुंचाती है। एरिक के ऐसा करने के बाद माइकल चाहता है कि दो लोग मदद के लिए चिल्लाते हुए दौड़े, तो वेरोनिका वो संदेश केविन तक पहुंचाती है, जो जल्दी से इसे पूरा कर देता है। टोनी को इलाके की अधिकांश लाइटों को शॉर्ट करने के लिए कहा जाता है, जिससे अधिक लोग डर जाते हैं और सभी पक्षी उड़ जाते हैं। अंत में माइकल वेरोनिका से सड़क पर लोगों को ये बताने के लिए कहता है कि भूकंप आ रहा है। जैसे ही वेरोनिका सुझाव फैलाती है, उसके शब्दों और दूसरों द्वारा की गई सभी अजीब चीजों का कॉम्बिनेशन लोगों को ये विश्वास दिलाता है कि वास्तव में भूकंप आ रहा है। हर कोई भाग जाता है जब तक कि माइकल की टीम ही बची नहीं रहती।
इसके बाद माइकल एक रेस्टोरेंट से कुछ ड्रिंक चुराता है जबकि अपनी योजना समझाता है। वे नकली पहचान के साथ कैसीनो में प्रवेश करेंगे और उनमें से हर कोई अलग अलग समय पर आएगा सिवाय वेरोनिका के, जो माइकल की मंगेतर होने का नाटक करेगी। इसका मतलब है कि उन्हें फैंसी कपड़े खरीदने और मेकओवर के लिए एक स्टाइलिस्ट से मिलने की जरूरत है। केवल 2 दिन बचे होने के साथ टीम आखिर में कैसीनो जाती है। माइकल खेलता है जबकि वेरोनिका खड़ी होती है। इस तरह वो संदेशों को चारों ओर प्रसारित करने पर ध्यान केंद्रित कर सकती है। टोनी कैमरों का ध्यान रखता है जबकि स्लॉट खेलता है जिसे वो हेरफेर भी कर रहा है। एरिक माइकल के ओपोनेंट्स में से है, जानबूझकर सभी को हरवा रहा है ताकि माइकल जीत सके। एक बार जब वो इस टेबल पर पर्याप्त जीत जाता है तो वो और वेरोनिका एक अलग टेबल पर जाते हैं जहां केविन कर्मचारी को नियंत्रित कर रहा होता है। शुरुआत में योजना स्मूथली रूप से चलती है, लेकिन एरिक बहुत अधिक पी रहा होता है और हारने से थक जाता है। इसलिए वो कुछ पैसे जीतने के लिए रूलेट में हेरफेर करना शुरू कर देता है। वो माइकल से अपने विचार भेजने के बजाय जोर से बात करना भी शुरू कर देता है। स्लॉट पर टोनी बहुत उत्साही हो जाता है और एक ही समय में बहुत अधिक मशीनों को नियंत्रित करना शुरू कर देता है। गार्डों को शक हो जाता है, इसलिए वे एरिक और टोनी को घसीट कर ले जाते हैं, लेकिन जब वे लिफ्ट में घुसने वाले होते हैं तो बाकी टीम वहां होती है। केविन गार्डों को हिप्नोटाइज करके उन्हें जाने के लिए मजबूर करता है और टीम बात करने के लिए लिफ्ट के अंदर छिप जाती है। माइकल उन्हें उनके किए के लिए डांटता है और बताता है कि धोखा देने के लिए उन्हें मारा जा सकता है। इसके बाद टीम माइकल के निर्देशों का ही पालन करने के लिए सहमत होती है और वे अंतिम टेबल पर जाते हैं। माइकल सारे पैसे दांव पर लगा देता है जबकि टोनी कैमरे को नियंत्रित करता है। केविन कर्मचारी का ध्यान रखता है और एरिक डाइस को हेरफेर करता है। योजना सफल होती है और माइकल $10 मिलियन जीत जाता है। फिर समूह बीच पर ड्रिंक और बोनफायर के साथ जश्न मनाने जाता है। हालांकि वेरोनिका उनसे दूर बैठी होती है। माइकल उस पर ध्यान देता है और बताता है कि वे और पैसे कमाने के लिए कुछ और बार एक साथ काम कर सकते हैं, लेकिन वेरोनिका इसमें दिलचस्पी नहीं रखती है। एक बहस शुरू होती है और वे दोनों एक दूसरे का अपमान करते हैं। इस बीच एलेक्स गॉर्डन के साथ रात का खाना खाता है और उसे सूचित करता है कि उन्हें अपने लेसन्स कैंसिल करने होंगे। एलेक्स जोर देता है कि वो उसे तब तक पढ़ाना जारी नहीं रख सकता जब तक गॉर्डन को एक साथी नहीं मिलता। फिर गॉर्डन माइकल के बारे में पूछता है और एलेक्स उसे नई टीम के बारे में बताता है। गॉर्डन ये सुनकर खुश नहीं होता है और घोषणा करता है कि उन्हें बीच में आना होगा। अगली सुबह टीम सड़क पर होती है जहां अचानक एक SUV उनका पीछा करती है। जब रहस्यमय कार उनसे आगे निकल जाती है तो टोनी उसके चारों ओर गाड़ी चलाता है और उसे पीछा छुड़ाने की कोशिश करता है। तभी एक दूसरी SUV भी पीछा करने में शामिल हो जाती है। कुछ ही मिनटों में SUV इस कार को घेर लेती है और टोनी को सड़क के बीच में रुकने के लिए मजबूर करती है। विक्टर अपने आदमियों के साथ बाहर आता है जो पूरी टीम को पकड़ लेते हैं और उनकी कलाई बांध देते हैं। माइकल बताता है कि उनके पास पैसे हैं, हालांकि विक्टर अब उनकी शक्तियों में अधिक दिलचस्पी रखता है। यूके माइकल के पास कोई एबिलिटीज नहीं है। उसे एक चट्टान के किनारे पर ले जाया जाता है और गोली मार दी जाती है जिससे उसका शरीर जंगल में लुढ़क जाता है। ये देखकर समूह बर्बाद हो जाता है और वे शोक मनाने के लिए अपने सबकॉन्शियस स्पेसेस में छिप जाते हैं। उन्हें जो नहीं पता है वो ये है कि ये एक चाल है। माइकल ठीक है और उसे गॉर्डन से मिलने ले जाया जाता है जो उसका पिता निकलता है। गॉर्डन अपने बेटे की कलाई से रस्सियां काटता है और माइकल घबरा जाता है क्योंकि उसे पता चलता है कि उसका पिता ही इन सब के पीछे था। गार्ड उसे रोके रखते हैं जबकि गॉर्डन बताता है कि माइकल ने उसे 10 साल से नजरअंदाज किया है और ये उसका ध्यान खींचने का एकमात्र तरीका था। गॉर्डन उसे ये भी याद दिलाता है कि जब माइकल बच्चा था तो वे विशेष दरवाजा ढूंढने का सपना देखते थे और अब उसे पता है कि वो कहाँ है। कुछ समय बाद विक्टर के कैसीनो में टोनी, केविन और एरिक को क्लाइंट्स को हराने के लिए कर्मचारी के रूप में काम करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। एक दोपहर जब वे अपने कमरों में लौटते हैं तो उन्हें अपने बाथरूम में एक प्लम्बर काम करता हुआ मिलता है। वह वास्तव में माइकल भेष बदलकर होता है जो ध्यान देता है कि वेरोनिका गायब है। दूसरे बताते हैं कि उसने विक्टर के लिए काम करने से मना कर दिया था और वो तब से कोमा में है क्योंकि उसने माइकल को कथित तौर पर मरते हुए देखने के बाद से अपना अवचेतन स्थान नहीं छोड़ा है। उस रात खेल की मेजों के ऊपर लाइटें झिलमिलाती हैं जबकि लड़के विक्टर को घेर लेते हैं और घोषणा करते हैं कि वे काम छोड़ रहे हैं। गार्ड तुरंत उन्हें एक स्टोर रूम में ले जाते हैं और एक नए लड़के को दरवाजा देखने के लिए छोड़ देते हैं। ये ध्यान नहीं देते कि वो माइकल है। वो अपने दोस्तों को आजाद करता है। केविन एक गार्ड को इलेक्ट्रॉनिक लॉक पर अपनी की कार्ड का उपयोग करने के लिए मजबूर करता है जबकि माइकल एक चोरी की चाबी का उपयोग करके लिफ्टों को बेसमेंट में फंसा देता है। अगला कॉरिडोर लेजर से बंद होता है, इसलिए माइकल लड़कों को इससे निपटने के लिए छोड़ देता है जबकि वो वेरोनिका को ढूंढने जाता है। वो एक मास्क पहनता है जिसे उसने पहले वहां छोड़ा था और गार्ड को गिराने के लिए एक गैस बम फेंकता है। फिर वो अपने कमरे से बेहोश वेरोनिका को बचाता है। कॉरिडोर में टोनी कई लेजर बंद कर देता है लेकिन वो उन सभी को नहीं कर पाता। कम से कम अब एरिक के लिए उनके बीच बिना छुए सावधानी से आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त जगह है। वो दूसरी तरफ पहुंचने में सफल होता है और कैसीनो का तिजोरी ढूंढ लेता है, इसलिए वो उसे खोलने के लिए अपनी शक्तियों का उपयोग करना शुरू कर देता है। लेजर नीचे चले जाते हैं
लेकिन वे एक अलार्म भी एक्टिवेट कर देते हैं। जब माइकल टीम से फिर से मिलता है तो गार्ड कॉरिडोर तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें लिफ्ट काम करती हुई नहीं मिलती और एक हिप्नोटाइज्ड एम्प्लॉई उन पर गोली चला रहा होता है। वो आदमी बहुत जल्दी नीचे गिर जाता है और गार्ड कॉरिडोर में उसी समय प्रवेश करते हैं जब एरिक आखिरकार तिजोरी खोलता है। इसलिए टीम अंदर भागती है और गार्डों के शॉट उन तक पहुंचने से पहले दरवाजा बंद कर देती है। विक्टर अपने आदमियों से कहता है कि जैसे ही टीम बाहर आए उन्हें मार दें। इसके बाद माइकल घोषणा करता है कि उनकी योजना खत्म हो गई है जब तक वे वेरोनिका को जगाते नहीं। दूसरे उसे चेतावनी देने की कोशिश करते हैं कि यदि वो अवचेतन स्थान में प्रवेश करता है तो वो मर सकता है क्योंकि उसके पास कोई शक्ति नहीं है, लेकिन माइकल फिर भी ऐसा करना चाहता है। केविन फिर माइकल को हिप्नोटाइज करता है जो एक सफेद स्थान में तैरता हुआ दिखाई देता है। उसके जीवन की महत्वपूर्ण वस्तुएं उसके चारों ओर तैरती हैं और उसे अतीत की बातचीत सुनाई देती है जो उसे अपनी माँ की मृत्यु और वर्षों से किए गए सभी इलीगल कामों की याद दिलाती है, जिसमें जेल में बिताया गया समय भी शामिल है। वेरोनिका की आवाज भी सुनाई देती है, उसे स्वार्थी कहती हुई। एक दरवाजा दिखाई देता है और माइकल उसे पार करता है, एक बड़े मैदान में गिर जाता है जहाँ कई दरवाजे और आकाश में सुंदर रंग होते हैं। एक तूफान आ रहा होता है, इसलिए वो एक दरवाजे के पीछे छिपने के लिए दौड़ता है। तूफान जल्दी से उसे पकड़ लेता है और लगभग उसे मार ही देता है, लेकिन वो एक हाथ उठाता है और तूफान जम जाता है। बस एक इशारे से वो उसे जमीन पर गिरने देता है और मैदान को साफ कर देता। इसके बाद माइकल जमीन पर बैठता है और वेरोनिका की अपनी यादों पर कॉन्सेंट्रेट करता। अचानक जमीन फटने लगती है और मैदान को शहर में बदलने लगती है। माइकल सीढ़ियां चढ़ता है और वेरोनिका को आकाश में रंगों को घूरते हुए पाता। जब वो करीब आने की कोशिश करता है तो उसे एक शक्ति क्षेत्र मिलता है जो उसे घेरे हुए होता। वो चिल्लाते हुए उस पर कुछ बार मुक्का मारता है, लेकिन वेरोनिका कभी प्रतिक्रिया नहीं देती। माइकल फिर अपने विचारों को भेजने की कोशिश करता है। इससे इमारतें नीचे गिर जाती हैं और वह बारिश में बंजर भूमि में दिखाई देता है। शक्ति क्षेत्र अभी भी वेरोनिका की रक्षा कर रहा है, लेकिन अब वो उसे सुन सकती है। वो कहती है कि वो असली दुनिया में वापस नहीं जाना चाहती क्योंकि वहाँ कोई उसका इंतजार नहीं कर रहा। माइकल समझाने की कोशिश करता है कि वो वास्तव में जीवित है, लेकिन उसे विश्वास नहीं होता। इसलिए वो उस दिन की याद भेजता है जब वे मिले थे। पीछा फिर से होता है और जब माइकल छत पर दिखाई देता है तो वो उसे कहता है कि उसके पास केवल वही है। वेरोनिका उसका हाथ पकड़ती है और दोनों सभी दरवाजों वाले मैदान में चले जाते हैं। वे किस करते हैं इससे पहले कि वेरोनिका दरवाजों में से एक से निकल जाती है, जिससे वो रियल लाइफ में जाग जाती है। हालांकि ये माइकल का पहली बार है, उसे बाहर निकलने का अपना रास्ता खोजना होगा। एक फ्लैशबैक से पता चलता है कि गॉर्डन ने माइकल को सबकॉन्शियस स्पेस के बारे में सब कुछ सिखाया था और वो चाहता था कि उसका बेटा उसका साथी बने। इस तरह वे दरवाजों का उपयोग करके एक बिजनेस शुरू कर सके। उसने उसे कंपास भी दिया था और मदद भेजने का वादा किया था। वर्तमान में माइकल एलेक्स को एक दरवाजे से बाहर आते हुए देखता है और उसका पीछा करना शुरू कर देता है क्योंकि क्षेत्र कैसीनो में बदल जाता है। माइकल एलेक्स के बाहर आता है और वे एक साथ उसकी कथित मौत का दृश्य देखते हैं। एलेक्स खुद को और माइकल को याद में डालता है, जबकि ये समझाता है कि किसी व्यक्ति के दिमाग तक कैसे पहुंचे। उसी पल माइकल तिजोरी में जाग जाता है और घोषणा करता है कि वे पैसे लेकर जा रहे हैं। टोनी लॉक को डीएक्टिवेट कर देता है और दरवाजा खुल जाता है, लेकिन कॉरिडोर खाली होता है। पता चलता है कि जब वो अभी भी अवचेतन स्थान में था, माइकल विक्टर के दिमाग में घुस गया था और उसे ये विश्वास दिला दिया था कि टीम पहले ही पैसे लेकर भाग चुकी है। विक्टर ने अपने गार्डों को उनका पीछा करने के लिए कहा, इससे खाली कॉरिडोर का पता चलता है। टीम आसानी से पैसे के साथ भाग जाती है। एलेक्स से समुद्र तट पर मिलती है। वो कहता है कि उसके पास उनके लिए एक प्रस्ताव, जबकि पास में एक व्यक्ति अपने हाथ पर आग पैदा करता है। 3 महीने बाद माइकल गॉर्डन के साथ एक काम करने के लिए सहमत होता है, इससे पहले कि 2 सम्मोहनकर्ता उन्हें अवचेतन स्थान में भेज दें।